अनुभूति और शैलेश की शादी हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अभी 3 साल पहले ही शैलेश ने अपनी छोटी बहन विभा की शादी की थी और शादी में अच्छा खासा खर्चा लगा था। लेकिन शैलेश के पिताजी नहीं थे, तो विभा की जिम्मेदारी शैलेश और अनुभूति की ही थी। और अब शैलेश ने अपने छोटे भाई आरव की शादी की थी। इस शादी में भी शैलेश के अच्छे खासे पैसे लग गए थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझकर शैलेश और अनुभूति ने सब कुछ निभाया था। ऐसा नहीं था कि घर में ज़मीन जायदाद नहीं थी। शैलेश के पिताजी ने अपने रहते 2 अच्छे खासे प्लॉट खरीदे थे और रहने के लिए भी एक अच्छा खासा 3 मंजिला मकान बना हुआ था। सब कुछ अभी शैलेश की माँ रेणु जी के नाम पर था। खैर, पैसे ज़्यादा नहीं थे रेणु जी के पास, बस पति की पेंशन आती थी, वह उनके पास रहती थी। इसलिए शैलेश ने पिताजी के गुजरने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी उठाई थी, क्योंकि रेणु जी का कहना था प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद आड़े वक्त के लिए होती है, उन्हें बहुत अधिक मजबूरी होने पर ही बेचनी चाहिए, जो कि सही बात भी थी। और उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि पिताजी द्वारा खरीदी गई ज़मीन को बेचा जाए। लेकिन जैसा कि हर घर में होता है कि सास बहू में नहीं बनती, इसी तरह अनुभूति और रेणु जी में भी नहीं बनती थी और कुछ न कुछ खटर पटर होती रहती थी, जो कि सामान्य सी बात थी। और अब घर में छोटी बहू यानी कि आरव की पत्नी सुकन्या भी आ चुकी थी और वह रेणु जी की लाडली बन गई थी। बहुत ही मीठा बोलती थी वह और सासू माँ के आगे पीछे लगी रहती थी, क्योंकि वैसे भी घर में कुछ खास काम नहीं था और जिम्मेदारियां तो सारी अनुभूति और शैलेश ने निभा ही दी थी, शरीर से भी और पैसों से भी, क्योंकि आरव की नौकरी तो अभी 6 महीने पहले ही लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर शातिरता और लोगों को बरगलाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अनुभूति से तो रेणु जी की कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए उसका पिछले 10 सालों से इस घर के प्रति समर्पण भी रेणु जी को नहीं दिखा और वह उनकी नज़रों में उनकी दुश्मन बन बैठी थी। सुकन्या के उस घर में आने के बाद से सुकन्या ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी और लगातार रेणु जी को अनुभूति के खिलाफ भड़काती रहती थी। शैलेश और अनुभूति को रेणु जी की नज़रों से गिराने में और यह साबित करने में कि वह दोनों बहुत ही स्वार्थी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, इन सब में रेणु जी की बेटी विभा का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी 3 साल पहले अनुभूति और शैलेश ने शादी की थी। वह भी अपनी सुकन्या भाभी और आरव भाई का साथ बखूबी देती थी, क्योंकि सीधी सी बात है, अनुभूति उसकी भाभी थी और ननंद भाभी में भी खटर पटर चलती ही रहती है। तो विभा का अनुभूति से कुछ ना कुछ होता रहता था और सुकन्या तो विभा की शादी के बाद आई थी, इसलिए वह उसकी फेवरेट भाभी बन चुकी थी। शैलेश और अनुभूति पिछले 10 सालों से घर की जिम्मेदारियों में ऐसे पिसे थे कि अपने लिए कुछ भी जोड़ नहीं पाए थे। लेकिन अब घर में एक अलग ही साजिश चल रही थी, जिसकी शैलेश और अनुभूति को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। एक दिन शैलेश को उसके किसी मित्र ने बताया कि उसकी मां ने अपना पूरा घर और प्लॉट, जो कि उसके पिताजी ने इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से खरीदे थे, उसे उसके भाई आरव के नाम पर कर दिया है, क्योंकि वह मित्र उसी ऑफिस में काम करता था और उसने अपने आंखों से यह सब कुछ देखा था। सुनकर शैलेश हैरान हो गया और घर जाकर रेणु देवी से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ बोला, हाँ यह सच है, मैंने सारी ज़मीन जायदाद आरव के नाम पर कर दी है। और क्यों न करूं, तुम दोनों ने किया ही क्या है सिवाय मुझसे लड़ने के। यह अनुभूति एक गिलास पानी भी देने से पहले मुझे 4 बातें सुनाती थी। यह सब कुछ सुनकर अनुभूति और शैलेश अंदर तक हिल गए और बोले, यह छोटी मोटी सास बहू की लड़ाइयों को आपने इस तरह से बदला निकाला? हमने क्या किया है आपके लिए? पापा के जाने के बाद से आज तक की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, आपके दोनों बच्चों की शादी की है, आरव की पढ़ाई का भी खर्चा दिया। और हमने क्या किया है? हमने यह किया है कि आज तक हमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। लेकिन रेणु देवी को यह सब कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और वह बोली, तुम लोगों को तुम्हारे किए का फल मिला है। तुम लोगों ने बहुत दुख दिए हैं मुझे और मेरी बेटी विभा को भी। विभा से भी तुम्हारी पत्नी बहुत लड़ाइयाँ करती थी। यह सब कुछ सुनकर
शैलेश और अनुभूति को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी माँ उनके साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत कर सकती है। तब तक उनकी बहन विभा भी वहाँ आ गई और उसने भी बोला, मम्मी ने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाभी ने मुझे कम परेशान नहीं किया है, मैं एक बोलती थी तो चार सुनाती थी। इस पर अनुभूति ने बोला, तो इसका मतलब मुझे मेरे ससुराल की ज़मीन जायदाद से कोई हक हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? विभा ने बोला, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप जैसी बहू को तो धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहिए। सुनकर अनुभूति और शैलेश हैरान हो गए कि उनके पीठ पीछे उनके छोटे भाई बहन ने कितनी बड़ी साजिश रच दी, जिसमें कि उसकी माँ भी शामिल है। रेणु देवी ने तब तक अपने सारे जेवर निकाले और विभा को थमाते हुए बोली, मैं अपने सारे जेवर अपनी इकलौती बेटी विभा को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सारी ज़मीन जायदाद अपने बेटे आरव को दे दी, तो इन जेवरों पर मेरी बेटी विभा का ही हक बनता है। और मेरे बड़े बेटे बहू शैलेश और अनुभूति, उन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए मैं उन्हें अपनी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती। सुनकर शैलेश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ सही बोल रही हो, हमने तुम्हें और तुम्हारे दोनों लाडलों को बहुत दुख दिया है, तभी तो आज तक विभा की शादी और आरव की पढ़ाई में हुए खर्च का लोन भर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो तुमने अपनी कोई ज़मीन जायदाद या जेवर नहीं बेची, या बोलकर कि यह संपत्ति बाद में काम आती है, अभी जैसे तैसे या छोटे मोटे खर्चे निपटा लो। आखिर तुम बड़े बेटे हो और तुम्हारे पिता है नहीं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। माँ कितने अच्छे से मेरी जिम्मेदारी याद दिलाई थी मुझे, और अच्छा खासा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा दिया था, और आज जब हक देने की बारी आई तो मैं और मेरे पत्नी बुरे हो गए। अनुभूति कुछ बोलना चाहती थी क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन शैलेश ने उसे इशारे से मना कर दिया और बोला, अनुभूति तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने कुछ भी बोला, अपनी बेईमानी को सही साबित करने के लिए इन लोगों ने तुम्हारा ही नाम लिया है, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो कि सामान्यतः हर घर में होती हैं, इतना बड़ा बना दिया है। सच्चाई तुम भी जानती हो कि माँ और विभा की ज़ुबान कितनी तेज़ है, और इन दोनों ने तुम्हें कितना परेशान किया है। इसके बदले तुमने जवाब दिया है, क्योंकि इनके साथ मुंह पर ताला लगाकर रहना संभव नहीं था, और उसका बदला इन लोगों ने इस तरह से निकाला। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी बोलो, मैं ईश्वर से इस बात का न्याय मांगता हूँ। आज मेरे रोम रोम से इन लोगों के लिए बद्दुआ निकल रही है। सामान पैक करो और चलो यहाँ से, और देखना यह हाय तुम लोगों को लगेगी ज़रूर, तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे, यह मेरी बद्दुआ है। सुनकर सब हंसने लगे और रेणु देवी ने बोला, तेरे जैसों की बद्दुआ लगने लगी तो फिर इस दुनिया का बंटाधार हो जाएगा, चल निकल यहाँ से। आंखों में आंसू लिए अनुभूति और शैलेश अपने बच्चों के साथ उस घर से निकल गए और किराए के घर में शिफ्ट हो गए। आज वह फिर से उस मकान पर आ पहुँचे थे जहाँ सेविंग के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था, और ना ही सिर पर छत थी, बस थी तो बच्चों की जिम्मेदारियाँ और कर्ज जो उन्होंने अपने भाई और बहन के लिए लिया था। खैर शैलेश ने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। अनुभूति को भी पता था कि उसे अब कंधे से कंधा मिलाकर शैलेश का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे थे और उनके करियर का सवाल था। बच्चे भी अब इतने बड़े हो चुके थे कि अपने माँ बाप के साथ हुई नाइंसाफ़ी को वह अच्छे से समझ सकते थे। इसलिए बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई में जी जान से मेहनत की थी, क्योंकि वह अपने माँ बाप के दुख को कम करना चाहते थे और उन्हें कुछ बनकर दिखाना चाहते थे। अनुभूति ने घर से ही कोचिंग सेंटर शुरू कर लिया, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, पर उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कभी इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन अब ज़रूरत आन पड़ी थी, इसलिए उसने 10वीं क्लास तक के बच्चों की कोचिंग अपने घर में खोल ली। शुरू में तो थोड़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन बाद में कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। कोचिंग सेंटर से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिसे शैलेश अनुभूति को खर्च नहीं करने देता था, बल्कि सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता था। शैलेश भी धीरे धीरे अपने कर्ज उतार रहा था। शैलेश और अनुभूति को घर से निकले 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में उसने घर वालों से कोई संपर्क नहीं रखा था, और ना ही घर वालों ने उससे कोई संपर्क किया था। एक दिन उसने किसी से सुना कि उसकी माँ को 1 गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। बेटी को भी कोई मतलब नहीं, बोलती है माँ के दिन अब पूरे हो गए हैं तो वहाँ जाकर क्या करूँगी,
और बेटे को अपने काम से फुर्सत नहीं, और बहू को लगता है मेरे सास के शरीर से बदबू आ रही है, तो वह उनके पास भी जाने से कतराती है और बोलती है, मेरे अकेले की सास है क्या? 3-3 बच्चे पैदा किए हैं, तो मैं अकेली क्यों करूं? सुनकर शैलेश और अनुभूति हैरान हो गए और अनुभूति के मुंह से निकला, यह सब उनके कर्मों का फल है। जो कर्म किए हैं तो भोगेंगी नहीं क्या? लेकिन शैलेश आखिर कुछ भी था, वह उसकी माँ थी और उसका दिल अपनी माँ के लिए रो रहा था। वह भूल चुका था अपनी माँ के किए गए पाप को। अनुभूति शैलेश की स्थिति समझ रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, पर वह शैलेश के साथ भी नहीं गई क्योंकि उसके दिल में बहुत नफरत थी। शैलेश चुपचाप अपनी माँ से मिलने चला गया। माँ ने दूर से ही शैलेश को देखा और उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। शैलेश माँ के करीब जा रहा था तो माँ ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया और बोला, बेटा तुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है और यह तो होना ही था। आखिर इतना बड़ा पाप जो मैंने किया है और जिन 2 लाडलों के लिए यह पाप किया, उन दोनों लाडलों ने मुझे दिखा दिया पाप का फल क्या होता है। एक एक बूंद पानी के लिए तरस गई हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई पानी नहीं देता। लड़खड़ाती जुबान से यह सब कुछ बोल रही थी रेणु देवी, क्योंकि पूरा शरीर लकवाग्रस्त था। लेकिन शैलेश सब कुछ समझ रहा था। सही बोला था तूने उस दिन घर से निकलते वक्त। सुनकर शैलेश को वह दिन दोबारा याद आ गया जब वह अपने माँ के करीब जाने लगा, लेकिन तब तक उसकी माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, यह बोलते हुए कि हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार तो ही करना, वरना मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने जो पाप किया है उस पाप का भुगतान कभी नहीं होगा। अपने अंतिम वक्त में एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए जान गई थी रेणु देवी की, और इसके साथ ही उनके प्यारे बेटे बहू और बेटी ने राहत की सांस ली कि चलो उनके सर से इतनी बड़ी आफत तो टली। रेणु देवी का अंतिम संस्कार शैलेश के द्वारा कर दिया गया। उनके प्यारे लाडले बेटे आरव, उसे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई और वह अपनी इस एक आखिरी जिम्मेदारी से भी बच गया, क्योंकि उसकी माँ रेणु देवी ने अपने मुंह से बोल दिया था कि उनका अंतिम संस्कार शैलेश करेगा। खैर, रेणु देवी का अंतिम संस्कार शैलेश ने कर तो दिया था, लेकिन अनुभूति अभी तक उस दुख से उबर नहीं पाई थी, इसलिए न वह रेणु देवी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई और न ही अपने बच्चों को आने दिया। उसने साफ मना कर दिया और बोला, जिसे जो बोलना है बोले, मैं और मेरे बच्चे वहाँ कभी नहीं आएंगे। किसी के पास मुंह भी नहीं था उन्हें कुछ बोलने के लिए। शैलेश ने अपनी माँ के प्रति अपना अंतिम फर्ज भी निभा दिया था और अपने घर वापस आ गया था, हमेशा के लिए उन लोगों से सारे संबंध तोड़कर, क्योंकि उनके बीच जो एक कड़ी थी वह भी अब समाप्त हो चुकी थी। इस बात को आज 20 साल बीत चुके हैं। शैलेश और अनुभूति के दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं और बेटे की शादी भी हो चुकी है। बेटा और बहू दोनों इंजीनियर हैं, बेटी डॉक्टर है और जल्दी ही उसके लिए भी एक अच्छा वर शैलेश और अनुभूति खोज लेंगे। बेटा बहू दोनों बेंगलुरु में जॉब करते हैं और वहीं पर अपना घर ले लिया है। बेटी की भी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। शैलेश और अनुभूति ने अपनी मेहनत से अपना एक अच्छा घर बना लिया है और उसका परिवार में अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अनुभूति अभी तक कोचिंग सेंटर चलाती है, जो कि काफ़ी आगे बढ़ चुका है और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करती है। लेकिन अपने छोटे भाई बहन और उनके परिवार के बारे में शैलेश और अनुभूति को कुछ भी नहीं पता। एक दिन एकाएक सुबह सुबह शैलेश के घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने अपनी बहन विभा को खड़ा पाया। उसे देखकर शैलेश और अनुभूति हैरान हो गए। ना चाहते हुए भी शैलेश ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन विभा हाथ जोड़कर रोने लगी और बोलने लगी, भैया भाभी हमें माफ़ कर दो, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। माँ को भी उसके कर्मों की सज़ा मिल गई थी मरने से पहले, और हमें भी हमारे कर्मों की बहुत सज़ा मिल चुकी है। तुम लोगों की हाय हमें लग चुकी है और लगनी भी चाहिए थी, हमारे कर्म ही ऐसे थे। कहकर विभा जोर जोर से रोने लगी। अनुभूति को कोई फर्क नहीं पड़ा विभा के आंसुओं से, क्योंकि उन लोगों ने उसे खून के आंसू रुलाए थे। लेकिन शैलेश अपनी बहन के आंसू देखकर पिघल गया और बोला, क्या बात हो गई जो आज तेरी यह हालत है? विभा ने बोला, क्या बताऊं भाई, कर्मों का फल ऐसे ही मिलता है, या तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं और मेरा परिवार और आरव और उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा। सुनकर शैलेश और अनुभूति हैरान हो गए। शैलेश ने विभा को शांत होने के लिए बोला और बोला, आराम से सारी बात बताओ, क्या हुआ है? विभा ने बोला, भाई मेरे दोनों बच्चे दोनों ने अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर ली।
और अब कोई उम्मीद भी नहीं है उनके वापसी की। शैलेश ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? तो विभा ने बोला, मेरा बेटा आर्यन, उसे ड्रग्स की लत लग गई। पढ़ाई लिखाई में कभी उसने मन नहीं लगाया और सारी गंदी आदतें उसने पकड़ ली और उसे जो ड्रग्स सप्लाई करता था, मेरी बेटी सोनाली उसके चक्कर में पड़ गई और उसके साथ भाग गई, क्योंकि हम लोग उनका रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे थे। इधर आर्यन ड्रग्स का ऐसा आदी हो गया कि ड्रग्स के बिना उसका जिंदा रहना मुश्किल हो गया। हमने उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल रखा है, जहाँ से वह हर रोज़ भागने की कोशिश करता है और उसे ड्रग्स नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि वह मर जाएगा। वह किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं रहना चाहता। 2 बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन नशा छोड़ने को तैयार नहीं। अभी कल भी उसने आत्महत्या की तीसरी कोशिश की है और अभी अस्पताल में भर्ती है। हमारी बेटी उस ड्रग डीलर के साथ भागी थी और उसने उसे ड्रग्स के मामले में बुरी तरह से फंसा दिया और खुद निकल गया। सोनाली जेल में है और उसके जमानत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स मिली है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स का धंधा करने लगी थी। और अब उसके जेल से बाहर आने की कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। वह भी इंडिया के बाहर, वह विदेश के जेल में है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बस हमें एक बार फ़ोन करके उसने यह सब कुछ बताया था। अब तो उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मुझे समझ में आ गया यह सब कुछ मेरे कर्मों का फल है। क्या करूं मैं उन जेवरों का जो मैंने माँ से बेईमानी से हड़पे थे। वह जेवर ना तो मेरे बेटे के काम आ रहे हैं और ना ही मेरी बेटी के, क्योंकि ना मेरी बेटी मेरे पास है और ना ही मेरा बेटा, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि अब वो दोनों कभी मेरे पास होंगे। सुनकर शैलेश और अनुभूति हैरान हो गए और सोच रहे थे, क्या सच में इस तरह से कर्मों का फल मिलता है? शैलेश ने बोला, और आरव, उसका क्या हाल चाल है? तो विभा ने बोला, उसके तो मेरे परिवार से भी बुरे हाल हैं। रोते हैं दिन रात आरव भैया कि उन्होंने ऐसी बेईमानी क्यों की। शैलेश ने बोला, ऐसा क्या हो गया? तो विभा ने बोला, उसके दोनों बेटे भी बिल्कुल निकम्मे और आवारा निकले। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगाया, दिन भर आवारागर्दी करते थे। बड़े बेटे ने चालाकी दिखाते हुए नकली कागज वगैरह बनवाकर वह घर और प्लॉट सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, और छोटे बेटे को इस बारे में पता चल गया। उसने गुस्से में बड़े बेटे को ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसने देखा कि उसका भाई मर गया है, तो वह खुद को बचाने के लिए तेजी से घर के बाहर बदहवास होकर भागा, और इसी में बिना देखे वह रोड पर भागा जा रहा था और एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह से घायल हो गया। और 1 महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। कुछ ही दिनों के अंतराल पर आरव भाई के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। आरव और सुकन्या के ऊपर तो ऐसा पहाड़ टूटा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने दोनों बेटों की मृत्यु की खबर सुनकर सुकन्या भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और दिल की मरीज बन गई, और बेटों की मृत्यु के 3 महीने बाद वह भी काल के गोद में समा गई। आरव भाई अकेला है उस बेईमानी के घर में और रोज रोता है, क्या करूँगा मैं इस संपत्ति का, जब इसे भोगने वाला ही कोई नहीं बचा। सुनकर शैलेश और अनुभूति बिल्कुल हिल गए। अनुभूति और शैलेश को यकीन नहीं हो रहा था कि कलयुग में इस तरह से कर्मों का फल मिल सकता है। खैर, उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो, पर ऐसा हो चुका था, क्योंकि यह उनका नहीं, ईश्वर का न्याय था। विभा जोर जोर से रो रही थी, भैया भाभी, हमें अपने कर्मों का बहुत बड़ा फल मिल चुका है। आरव भाई का तो पूरा परिवार खत्म हो गया और वह खुद असहाय से पड़े हुए हैं। उन्हें कोई 1 गिलास पानी देने वाला भी नहीं। माँ के साथ अंतिम वक्त में क्या हुआ था हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि कर्मों का फल ऐसे मिलता है, और हम दोनों ने भी अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वही स्थिति हम लोगों की हो चुकी है। मेरे भी दोनों बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रह गए हैं अपनी संपत्ति के साथ, जो मैंने अपनी माँ से बेईमानी करके हड़पे थे, और मेरे पति ने अपने माँ बाप और भाई बहन से बेईमानी करके हड़पे थे। अब हड़पी गई सारी संपत्ति तो यहीं रह जाएगी, क्योंकि उसे भोगने वाला ही नहीं रहेगा। कहकर विभा जोर जोर से रोने लगी। अनुभूति और शैलेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह विभा की बातों का क्या जवाब दे, कि तब तक विभा का फ़ोन बज उठा, और फ़ोन अस्पताल से था, विभा के पति का। वह जोर जोर से रो रहा था और बोल रहा था, इस बार हमारे बेटे ने आत्महत्या के लिए जो कदम उठाया था वह उसमें सफल हो गया। हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। और यह सब कुछ सुनकर विभा बदहवास सी दौड़ती हुई
अस्पताल की तरफ भागी, या बोलते हुए, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कर्मों का फल जरूर मिलता है और हमें नहीं, हमारे बच्चों को मिलता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विभा पागलों की तरह सड़क पर दौड़ते हुए यही सब बड़बड़ाते हुए जा रही थी और पीछे पीछे शैलेश उसे संभालने के लिए तेजी से जा रहा था। अनुभूति जड़ होकर अपने घर में एक जगह पर ही खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या हुआ कि एकाएक अनुभूति के फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन उसकी बेटी का था और उसने बोला, मम्मी आपको बहुत चिंता थी ना मेरी शादी की। मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्टर दामाद खोज लिया है, जल्दी ही आप लोगों से मिलवाऊंगी। अब तो आप लोग खुश होना, आपका सारा सपना पूरा हो गया। आपके दोनों बच्चे आज अच्छी तरह से वेल सेटल्ड हैं और अब मेरी भी शादी हो जाएगी और आप लोगों की यह जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाएगी। अब आप लोग चैन और आराम से अपने बच्चों के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारिएगा। अनुभूति को समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके लिए खुशी की घड़ी है, पर कुछ लोगों के लिए यही वक्त दुखों का पहाड़ है। सच में कर्मों का फल इस कलयुग में बहुत जल्दी मिलता है।